एंड वंस इट हैज बीन डन, आप लोग उसके बाद अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिएगा अगर कोई होंगे ड्यूरिंग दिस सिलेबस। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप लोग कई ये शायद सवाल करें मेरे से आज भी और आपके ज़हनों में सवाल हो कि सर छुट्टियां हो रही हैं या नहीं, सर पेपर होंगे या नहीं, क्योंकि आजकल ना बहुत से फेक नोटिफिकेशंस गर्दिश में है। तो उनमें से एक नोटिफिकेशन के ऊपर तो इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया गया है साइबर क्राइम को। तो वैसे बेटा अभी तक कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है यूनिवर्सिटी की, और द यूनिवर्सिटी इज़ येट टू डिसाइड क्या करना है, क्या नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता कि आपके एग्ज़ाम्स के बगैर ही आपको पास आउट कर दिया जाए। और ये भी कोई पता नहीं अभी छुट्टियाँ कब होनी है, कब नहीं। सो वी आर नॉट क्लियर अबाउट दिस, क्योंकि एचईसी और गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ को कहा है कि वो डिसाइड करें। यूनिवर्सिटी की भी एक मीटिंग होगी, आज हो जाए, शायद मंडे को हो जाए। जब भी होगी तो सबसे पहले आप लोगों को इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा ऑफिशियल ज़राए से। तो इसीलिए ऐसी-वैसी अफ़वाहों पे और फेक नोटिफ़िकेशंस पे कान ना खड़ा करें। तो चलें, आफ्टर दिस क्लैरिफिकेशन हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने जल्दी-जल्दी सिलेबस अपना खत्म करना है। खत्म यानी कि पढ़ना है थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारी लास्ट क्लास भी नहीं हो सकी थी तबीयत की वजह से मेरी। चलें, द नेक्स्ट मॉडल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल। ये आपके सामने है। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन जिस तरह पाकिस्तान में आईकैप है और यूके में एसीसीए है, तो ये उनकी एक ऑफिशियल अकाउंटिंग बॉडी है। और जितने भी अकाउंटेंट्स पढ़ते हैं या काम करते हैं या रेगुलेट होते हैं, वो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अंडर होते हैं। तो हर मुल्क का जो अकाउंटिंग एसोसिएशन होती है वो सिर्फ एग्जाम्स नहीं ले रही होती, बल्कि वो ऐसी सिलेबस भी बना रही होती है। और जिस तरह एसीसी वालों ने अपना सिलेबस बनाया है, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से भी, उनके जो पैनल है एक्सपर्ट्स का, उन्होंने ऐड की है। और बेसिकली हम जो एथिक्स ज़्यादातर पढ़ रहे हैं, वो यूके के एथिक्स पढ़ रहे हैं। यूके का कॉर्पोरेट कोड पढ़ेंगे, यूके के एथिक्स ज़्यादातर पढ़ेंगे हम। बट अमेरिकन मॉडल भी बीच में मैं आपको बताता चलूँ, एक अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने भी एक मॉडल बनाया है, जो आपकी मदद करेगा एथिकल डिसीजन मेकिंग में। तो हम पढ़ रहे हैं जी एथिकल डिसीजन मेकिंग, उसी का एक मॉडल था टकर्स 5 मॉडल, और उसी का एक मॉडल है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल। तो ये मॉडल एक 7 स्टेप प्रोसेस है, और इसका पहला स्टेप है एस्टैब्लिश द फैक्ट्स ऑफ द केस। जब भी आपने कोई एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी हो, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ए मॉडल आपको उस केस के तमाम फैक्ट्स को इकट्ठा कर लेना चाहिए। ये एक जर्नलाइज्ड रूल है। आप ये नोट करें कि आपने जिंदगी का भी कोई फैसला करना हो, कोई भी फैसला करना हो जिंदगी का, वो फाइनेंशियल हो या बिजनेस में कोई फैसला करना हो, तो उसके लिए आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन हो, उतना वो डिसीजन बेहतर होगा। यानी जितने आप फैक्ट्स हो सके उस सिचुएशन से रिलेटेड इकट्ठे कर लें, उतना ही आपका डिसीजन इजी भी हो जाएगा और उतना ही आपका डिसीजन अच्छा भी हो जाएगा। सो नंबर 1, यू हैव टू एंड यू शुड एस्टैब्लिश या कलेक्ट द फैक्ट्स ऑफ द केस। आपके इर्द-गिर्द की तमाम सिचुएशन का अच्छी तरह से जायजा लें और फैक्ट्स इकट्ठे कर लें। फैक्ट्स में क्या-क्या चीजें आती हैं जी? लोग कौन-कौन से इन्वॉल्वड है इस सिचुएशन के अंदर, रूल्स क्या इन्वॉल्वड है, और इवन टाइमिंग क्या है, मौसम क्या है, हालातो वाक़ियात क्या चल रहे हैं, मुल्क में क्या हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन एस्टैब्लिश कर सकें, वो आप कर लें एस्टैब्लिश, वो आपके लिए बेहतर होगा। मैं इस पे एक मिसाल देना चाहूँगा आप लोगों को, जो मैं देता हूँ इसके साथ एक एग्ज़ाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर स्टैंडिंग एट अ रेड सिग्नल। आप एक लाल बत्ती पे, इशारे पे खड़े हैं
और अब आपने एक डिसीजन लेना है कि मैं इशारा काटूं या ना काटूं, ये डिसीजन लेना है। इसके लिए हम यूज करते हैं जी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल। सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस एस्टैब्लिश कर लें। फैक्ट्स ऑफ द केस में फॉर एग्जांपल सबसे पहले आएगा कि आप आपके पास व्हीकल कौन सी है, बाइक है, गाड़ी है। फॉर एग्जांपल जी आपके पास बाइक है। अच्छा, मेरे साथ लोग कितने बैठे हैं? आपके साथ 2 लोग बैठे हैं। फिर ट्रैफिक कितनी है? ट्रैफिक नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। इशारा कितना लंबा है? 1.5 मिनट का इशारा है। वार्डन खड़ा है या नहीं खड़ा? वार्डन खड़ा है जी। और गर्मी कितनी है? बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाइक मेरी अच्छी है, नई है, पुरानी है, मतलब मैं इज़िली निकल पाऊँगा। बाइक मेरी 1 टू 5 है जी, बिल्कुल नई बाइक है मेरी, निकल सकती है इज़िली। तो ये आपने कुछ सिनेरियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर किया। अब आपके पास एक इंफॉर्मेशन का पलंदा है। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपने आगे डिसीजन लेना है, तो बढ़ेंगे हम अगले स्टेप की तरफ। अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पे आपने वो तमाम एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं आपको। एथिकल डायलेमा जो आपको हो गया। अब ये इतना इजी तो नहीं है कि इशारा काटना चाहिए या नहीं, जितना आपको लग रहा है, क्योंकि अभी आपको एथिकल इश्यूज का नहीं पता कि क्या इन्वॉल्व है। तो एथिकल इश्यूज मैं आपके सामने पेश करता हूँ। फैक्ट्स ऑफ द केस के अंदर एक और चीज ऐड की गई, और वो ये कि आपके साथ जो एक बंदा बैठा है वो इंतहाई बीमार है, वो बूढ़ा है बहुत ज्यादा या बीमार है। तो एक एथिकल इशू क्या है कि उसकी सेहत दांव पे है, और अगर इतनी गर्मी में खड़ा किया जाए तो वो शायद हम उसको हॉस्पिटल ही लेके जा रहे थे, उसकी अल्लाह माफ करे वफात ना हो जाए। अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ये एक एथिकल इशू इन्वॉल्व है दैट द पर्सन विद अस इज अ सिक पर्सन एंड ही माइट डाई और हिज कंडीशन माइट वर्सन अगर हम इशारे पे रुकते हैं। प्लस इसके अलावा एक और एथिकल इशू क्या इन्वॉल्व है जी कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आपकी अपनी तबीयत भी हो सकता है खराब हो जाए। ठीक है। अच्छा, फिर एक और एथिकल इशू ये है कि अगर आप इशारा काटेंगे तो एक्सीडेंट का चांस है, और अपनी जान भी दांव पे है और साथ ही साथ दूसरों की जान भी दांव पे है। तो जहां आप एक जान बचा रहे थे वहां पे आप 10 और जानों को दांव पे भी लगा रहे हैं। फिर इस एक और क्या है, अगर आप इशारा काटते हैं तो आपका चालान भी हो सकता है। तो ये वो इश्यू है। इशारा काटेंगे तो ये इश्यूज हैं आपके पास, इशारा नहीं काटेंगे तो ये इश्यूज हैं आपके पास। तो ये इश्यूज को आपने एस्टैब्लिश कर लिया। सबसे पहले तमाम फैक्ट्स इकट्ठे करें, आगे जाके वो आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे। फिर उसी की बेस पे भी आप एथिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई करें कि काम करने के क्या एथिकल इश्यूज हैं या ना करने के क्या एथिकल इश्यूज हैं, या अगर आपके पास ऑप्शंस हों तो ऑप्शन ए के से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, ऑप्शन बी से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं। तो वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड दीज एथिकल इश्यूज, इसके बाद आपने बढ़ना है अगले स्टेप की तरफ, और वो है एस्टैब्लिशिंग द नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। इनके बारे में अब थोड़ा सा जान लें और थोड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें कि नॉर्म्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है और वैल्यूज वो क्या है रिलेटेड टू दिस केस। तो देखने में ये आता है, फॉर एग्जांपल आप उसी केस को कंटिन्यू करें कि गुजरांवाला के अंदर इट इज वेरी नॉर्मल टू क्रॉस अ रेड सिग्नल। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपको ये ज़हन में आता है कि यार कोई नहीं, ये तो आम है। ठीक है, ये आपने इंफॉर्मेशन अपने ज़हन में इकट्ठी करनी है, अभी फैसला नहीं कोई कर रहे आप, अभी आप सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं।
कि ये चीज आम है जी गुजरांवाला में, या अगर आप किसी और शहर में, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में ये चीज इतनी आम नहीं है। तो ये आपने डिपेंड करता है आपकी लोकेलिटी के ऊपर भी। नॉर्म्स मतलब ये होता है सोसाइटल नॉर्म्स। तो ये आपने ये एस्टैब्लिश किया कि गुजरांवाला के अंदर इशारा काटना एक आम चीज है। फिर आपने एक और फिर वैल्यू प्रिंसिपल्स की तरफ आए। प्रिंसिपल में आपने ये बात डिटरमिन की कि नहीं यार, बेशक ये नॉर्म है, लेकिन इशारा काटना प्रिंसिपली इज रॉन्ग। प्रिंसिपली क्रॉसिंग अ रेड सिग्नल इज रॉन्ग। फिर लॉफुली भी ये रॉन्ग है, दिस इज इलीगल इशारा काटना। उसके अलावा अगर दूसरी साइड से इसको कवर करें एंगल से, तो इशारा अगर ना काटूं तो किसी की जान दांव पे लगाना भी गलत है जी। और किसी की जान बचाना उससे भी बेहतर है। तो ये कुछ बातें आप अभी सोच रहे हैं, नॉर्म्स क्या है, प्रिंसिपल क्या, फिर वैल्यूज, मुझे क्या सिखाया गया है। मेरे अबू इशारा काट लेते हैं, खैर है, या मेरे अबू ने सख्ती से मना किया हुआ है, मैं अपने अबू को भी देखती हूँ कि वो इशारा नहीं काटते। तो ये वैल्यूज आपने डिटरमिन की। तो एक दफा आपने सोचना है कि सोसाइटल नॉर्म्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स कौन से इन्वॉल्व है इस डिसीजन के अंदर, और वैल्यूज आपकी क्या है रिलेटेड टू दिस डिसीजन। अब ये एस्टैब्लिश करने के बाद आपने डिटरमिन करना है कि चलो यार, ये तो प्रिंसिपल और नॉर्म्स थे और ये इंफॉर्मेशन है सारी, ये एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, मैं कर क्या क्या सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो मेरे पास बेसिकली तो दो ऑप्शंस हैं। नंबर वन ऑप्शन, मैं इशारा काट लूं, और इशारा अगर काट लूंगा तो दो ऑप्शंस हैं। इशारा काट के मैं किसी की जान बचा लूं, और चुपके से निकल जाऊं स्पीड मार के। दूसरा, मैं इशारा काट के चालान करवा लूं, और चालान करवा के फौरन जाके किसी की जान बचा लूं। या हॉस्पिटल अगर आप किसी को लेके जा रहे हैं। अच्छा, तीसरा दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इशारा ना काटूं। इशारा ना काटने से क्या होगा जी? इशारा ना काटने से ये है कि मैं कानून की पासदारी कर लूं, चालान बचा लूं, और फिर तीसरा ये है कि किसी की जिंदगी दांव पे लगा लूं। तो ये तो दो अल्टरनेटिव्स है, और इसके अंदर भी आगे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस थे। अच्छा, फिर एक तीसरा अल्टरनेटिव भी हो सकता है। अगर आप सोचें तो क्या कोई तीसरा रास्ता मौजूद है, या दूसरा रास्ता मौजूद है जहां से हम मैं अगर निकलूं तो मुझे ये इशारा ना मिले, या इशारे से मैं बच जाऊं। ये लड़के इस बात को समझते हैं कि बेटा, जब लड़कियां भी ऑब्वियसली समझते होंगे, उनके भी भाई भी हैं, अब्बू भी हैं, वो ये काम करते हैं जरूर, कि अक्सर जब हम इशारे पे खड़े होते हैं ना, तो हम लोग अपना रास्ता बदल के यूं करके वापस घूम के फिर सीधी सड़क पे आ जाते हैं। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि हम इशारे से बचने के लिए कोई लेफ्ट राइट घूम जाते हैं, और फिर आगे से यू टर्न मार के वापस आ जाते हैं। या कभी-कभार क्या होता है कि वो लड़के बाइक से उतर जाते हैं, और उतर के फिर घसीट के बाइक ले जाते हैं, क्योंकि घसीटने वाले को कोई नहीं पूछता। तो इस तरह की कुछ हरकतें हम करते हैं। तो लड़कों ने सोचा कि यार 2-3 और ऑप्शंस भी हैं। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट हो जाऊँ, और फिर घूम के मॉडल टाउन के अंदर से वो गली आती है, फिर वापस आ जाऊँगा मेन सड़क पे, तो इशारा बच जाएगा। इशारा भी बच जाएगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन गर्मी भी बच जाएगी, और किसी की जान जो दाँव पे थी वो भी बच सकती है। हॉस्पिटल जल्दी जाया जा सकता है। तो एक ये तरीका भी है। एक और तरीका क्या अल्टरनेटिव्स, इशारा काटें। अगर आपको वार्डन रोकता है, तो आप उससे बात कर लें, उसको बता दें कि जी ये बंदे की तबीयत खराब है। अच्छा, एक और ऑप्शन क्या है कि जिसकी तबीयत खराब है उसको इशारे पे खड़े रहे, पानी-शानी देते रहें इशारे के 1.5 मिनट में। तो ये आपके पास वो सारे अल्टरनेटिव्स हैं, जो आप अप्लाई कर सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, इशारा काटना है तो काटना किस तरह है, नहीं काटना तो किस तरह नहीं काटना। तो ये आपके पास वो अल्टरनेटिव्स है। अब आपने क्या करना है, आपने बेस्ड ऑन
द फैक्ट्स एंड एथिकल इश्यूज जो आपने आइडेंटिफाई की, आपने नॉर्म्स, प्रिंसिपल और वैल्यूज को देखते हुए और हर नॉर्म, प्रिंसिपल और वैल्यू को आपने अपने चौथे स्टेप के ऑल्टरनेटिव के साथ मैच करना है और यही हरकत हर ऑल्टरनेटिव के लिए करनी है। हर ऑल्टरनेटिव को पकड़ें और इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट्स आपने स्टैब्लिश किए और नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज, इनके साथ मैच करें और ये स्टेप बार बार करते रहें हर ऑल्टरनेटिव के लिए और फाइनली अपना एक ऑल्टरनेटिव चूज कर लें। खैर ये तो आगे की बात है, अभी आपने क्या करना है, ऑल्टरनेटिव को ओवरले स्टेप 3 एंड 4 का क्या मतलब है कि स्टेप 3 एंड 4 को रिपीट करें बार बार फॉर ईच ऑल्टरनेटिव। मिसाल के तौर पे इशारा आपने काटना है और इशारा काट के स्पीड मार लेनी है। अब स्पीड मारने के लिए आप ये सोचें कि मेरी बाइक कौन सी है, क्या मैं स्पीड मार सकता हूँ? हाँ, मैंने पहले पॉइंट में एस्टैब्लिश किया कि मेरी 125 है, बिल्कुल स्पीड मार सकता हूँ। अच्छा, क्या वार्डन के पास वार्डन खड़ा है या नहीं खड़ा? वार्डन खड़ा है, ये भी आपने एस्टैब्लिश कर लिया। ओहो यार, वार्डन खड़ा है, फिर तो स्पीड मारना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी स्पीड वाली बाइक खड़ी होती है। उसके पास भी एक बाइक होती है जिसकी मेरी बाइक से भी ज्यादा स्पीड है। तो ये ऑल्टरनेटिव तो यहाँ पे आपने काट दिया कि मैं स्पीड मार के निकल जाऊं। हालांकि आपकी बाइक निकल सकती थी, लेकिन फिर इंफॉर्मेशन के जरिए नॉर्मली आपने देखा है कि वार्डन पकड़ लेते हैं या आगे वॉकी टॉकी कर देते हैं, पकड़ लेते हैं। फिर प्रिंसिपली भी आपको लगा कि ये चोरी लगती है मुझे कि यार स्पीड मार के निकल जाऊं, मैं कुछ और हूँ जो प्रिंसिपल जो स्पीड मार के निकल जाऊं, और मेरे अब्बू ने भी नहीं कभी ऐसा किया। तो ये ऑल्टरनेटिव तो आपने काट दिया कि स्पीड मार के निकल जाओ। फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि मैं चालान करवा लूं और फिर निकल जाऊं। तो उसके लिए आपने देखा कि यार ये चीज नॉर्मली होती है। हाँ, नॉर्मली लोग अक्सर क्या करते हैं, चालान करवा के फिर पूरा दिन वायलेशंस करते रहते हैं। खास तौर पे ट्रकों वाले तो यही काम करते हैं, आपको पता ही होगा। जीटी रोड के ऊपर खास तौर पे आपने देखा होगा कि ट्रक वाले वो एक दिन में एक चालान करवाते हैं और उसके बाद पूरा दिन उसी चालान को दिखा दिखा के बड़े फखर से वो पूरा दिन निकाल देते हैं। अच्छा, ये हो जो जाता है, लेकिन प्रिंसिपली भी ठीक है यार कि देखो मैं कानून अगर तोड़ रहा हूँ तो मैं उसकी सजा भी भुगत रहा हूँ। वैल्यूज वाइज, हाँ, ये वैल्यूज भी मेरी इजाजत देती हैं कि मैं एक अच्छा शहरी होने के नाते अगर कोई गलत काम कर रहा हूँ, पहली बात है करना नहीं चाहिए, अगर कर रहा हूँ तो उसकी पेनल्टी भी पे कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ यार मेरे साथ एक बंदे की जान वाबस्ता है, तो ये प्रिंसिपली अच्छा नहीं है। क्योंकि जब मैं चालान करने के लिए रुकूंगा तो फैक्ट्स ऑफ द केस के मुताबिक गर्मी बहुत ज्यादा, उसकी हालत ज्यादा तेजी से खराब हो जाएगी। और दूसरी बात ये, फिर आपने देखा हॉस्पिटल भी दूर है, अगर तो हॉस्पिटल भी दूर है, मजीद देर हो जाएगी। तो नॉर्मली ये देखने में आता है कि चालान करने में 3-4 मिनट लग जाते हैं। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी शायद इतना अच्छा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आपने इस ऑप्शन को भी काट दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप जाएं, वार्डन से बात करें और फिर निकल जाएं। आपने देखा कि नॉर्मली ये मैंने देखा है कि वार्डन बात नहीं सुनते। अगर मैं उन्हें कहूंगा भी तो कहेंगे जी कि एक्टिंग कर रहा है ये बंदा और हम इसकी बात नहीं मानते। तो इसीलिए आपने ये ऑल्टरनेटिव भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। प्रिंसिपली बिल्कुल ठीक था, बात की जाए, वैल्यूज भी ज्यादा देती है कि बात की जाए जाके ट्रैफिक वार्डन से कि यार मैं ये इशारा इसलिए काटना चाह रहा हूँ। बट देखा जाए तो दिस वाज नॉट अ गुड ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू द फैक्ट के वार्डन नॉर्मली ऐसा देखने में आता है कि वार्डन ये चीज नहीं मानते। ठीक है। अच्छा, फिर आखिरी ऑप्शन क्या आपके पास था उसको भी देख लें। अभी आप डिसीजन नहीं ले रहे, अभी आप सिर्फ एक सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और साथ ही साथ चले मैंने बोल ही दिए छठे स्टेप में कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर कर रहे हैं कि आप ये जो 3 एंड 4 को बार बार देख रहे हैं, साथ साथ हर ऑल्टरनेटिव के कॉन्सिक्वेंसेस को भी कंसिडर कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, यूं जान बच जाएगी, यूं प्लान हो जाएगा, वार्डन ये कहेगा, ये नहीं कहेगा। तो छठा स्टेप भी आप साथ साथ ही हम कर रहे हैं डिस्कस। और फाइनली हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव था कि हम रास्ता बदल के
किसी और साइड से निकल जाए। तो हमने इसके जब इस अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि जी नॉर्मली ये चीज़ बिल्कुल की जाती है, मैं भी करता हूँ नॉर्मली, प्रिंसिपली भी बिल्कुल ठीक है, मैं इशारा भी नहीं काट रहा और दूसरा मैं किसी की जान भी नहीं दाँव पे लगा रहा। वैल्यूज़ बिल्कुल ये वैल्यूज़ मेरी क्योंकि मैं कानून शिकनी नहीं कर रहा, मेरे अब्बू भी अक्सर ये करते हैं और मुझे ये चीज़ शायद सिखाई भी गई है कि अगर ऐसा हो और बहुत देर हो बेटा तो आप यूँ निकल सकते हैं इशारे से। तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, ना ही वार्डन पकड़ेगा मुझे और ना ही देर होगी, किसी की जान भी बच सकती है एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो आपने ये सारे अल्टरनेटिव्स के अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस को भी कंसीडर कर लिया, तो अब आपने डिसीजन लेना है। तो अगर अब मैं आपको कहूँ डिसीजन लें तो आप कह सकते हैं कि सर अब सारे अल्टरनेटिव्स को सिचुएशनली देखने के बाद, कंसीडर करने के बाद तमाम फैक्ट्स मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ या पहुँचूँ कि अगर हम रास्ता बदल के निकल जाएँ इशारे से, तो ये सबसे बेहतरीन डिसीजन है। ठीक है? ये हमें लग रहा है ना इस सिचुएशन में आपको या हर एक को मुख्तलिफ लग सकता है ये, क्योंकि नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज़ हर एक के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। अच्छा लेकिन दूसरे केस में, देखिए अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे अगर वार्डन को कहा जाए, तो वो आपको फ़ौरन जाने देगा, तो शायद आप वहाँ पे वो वाला अल्टरनेटिव चूज़ करते। बल्कि अक्सर जगह तो वार्डन आपके लिए बल्कि ट्रैफिक को रोक भी देते हैं। एक दफ़ा मुझे भी ऐसा फेस करना पड़ा था। तो वार्डन ने फिर मेरे लिए बाकायदा ट्रैफिक रोकी थी और मुझे जाने दिया था। तो ऐसा नॉर्मली आपने देखना है, कोई प्रिंसिपल हर पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करते हुए इस सिनेरियो में फॉर एग्जांपल हमने ये डिसाइड किया कि आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस हमारा ये डिसीजन सबसे बेहतरीन है कि हम रास्ता बदल के निकल जाएं। सो वी हैव चोजन the alternative of changing the way according to the American Accounting Association model. तो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल एक बड़ा जनरलाइज था, बड़ा डिटेल्ड आपने देखा होगा कि मॉडल है जो आपको एक अच्छा एथिकल डिसीजन करने में मदद करता है। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं कि बेटा ये जो आपने इतना काम किया है और इतने काम में आपने मतलब इतना सोचा है, ठीक है? आपके ज़हन में सवाल भी आते होंगे कि यार इतनी देर में तो वो बंदा ही मर जाए या इतनी देर में वैसे ही इशारा हो जाना है, ठीक है? तो ऐसी कोई बातें आती हैं ज़हन में। लेकिन ये तो है कि हमने इतनी देर में हमने इतना सोचा है, ठीक है? और ये जो डिसीज़न है, ये ऑब्वियसली इतना टाइम तो नहीं लेगा। ये सारा कुछ आपका ज़हन जब आप दिमाग अपना यूज़ करते हैं, वो 2 आप लोग यूज़ नहीं करते इसीलिए आप लोगों को इतना टाइम लगता है। लेकिन जब हमारा ज़हन प्रैक्टिस में होता है और प्रैक्टिस में ना भी हो या वैसे भी आप अगर देखें तो हमारा ज़हन ये सारी चीज़ें विदिन सेकंड्स कर लेता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप इधर-उधर देखते हैं, 10-12 चीज़ें आपके ज़हन में फ़ौरन आ गई। ठीक है, विदिन अ सेकंड आ गई। एथिकल इश्यूज़ ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। अच्छा अगर मैं इशारा काटूँगा तो ये हो जाएगा, नहीं काटूँगा तो ये हो जाएगा, सोचने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ फ़ौरन आपके ज़हन में आ गई है, कि यार मैं काटा तो ये, नहीं काटा तो ये, अच्छा चलो ये भी एस्टेब्लिश हो गया। नॉर्म्स, प्रिंसिपल विदिन द नेक्स्ट सेकंड आपके ज़हन में फ़ौरन आ गया कि नॉर्म्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज़ क्या है। फिर अल्टरनेटिव्स भी ये 3-4 आप पहले से ही सोच के पीछे से आ रहे होते हैं और इसके अलावा फ़ौरन खड़े इशारे पे भी आपके ज़हन में अल्टरनेटिव्स फ़ौरन आ जाते हैं और ये सारा कुछ आप यकीन माने विदिन फ्यू सेकंड्स हो जाता है। ये लड़के ख़ास तौर पे आपको आइडिया होगा बाइक पे बेटा जब आप लोग जाते हैं, तो ऐसे डिसीजंस आप विदिन सेकंड कर लेते हैं। 2 आप सोचते नहीं है इसीलिए आप बहुत ही जल्दी कर लेते हैं, इशारा काट देते हैं चलो। लेकिन अगर आप सोचे भी तो ये सारा डिसीजन विदिन सेकंड्स हो जाता है। तो ये हमें पढ़ने में ऑब्वियसली देर लगी है, लेकिन करने में इसके देर नहीं लगती। ये बात आपने ज़हन में रखनी है
ये इतना भी लंबा प्रोसेस नहीं है। चले अगर लंबा है भी तो हमने तो जो एग्जांपल दिया ना वो एग्जांपल ही ऐसी थी आपको समझाने के लिए। अच्छा, जब आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या अक्सर डिसीजंस हमारे इतने इंस्टेंट नहीं होते, उनमें हमारे पास डिसीजंस के लिए टाइम होता है, सोचने का टाइम होता है, और खास तौर पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमारे पास काफी टाइम होता है डिसीजंस को लेने के लिए। तो ये चीज आपके जहन में अगर इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है तो कोई बात नहीं, इसमें भी खैर इतना टाइम आपको नहीं लगेगा क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं है एज कम्पेयर टू द रियल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो बिजनेस को फेस करनी पड़ सकती है। उनमें तो आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन सारी आपके सामने आंखों के, उधर तो आपको इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं होती, आपको इकट्ठी करनी पड़ती है डिपार्टमेंट से, डिफरेंट कंपनी से, इंडस्ट्री से, हर जगह से आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है। खैर ये आज ही हमारा अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल। इसके साथ ही बेटा अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप चैट में उसको कर सकते हैं, और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ जो कि है कोलबर्ग्स 4 स्टेजेस ऑफ एथिक्स। ये भी बड़ा सिमिलर भी है, सिंपल भी है। ये अक्सर मॉडल आप देखेंगे ये भी आगे जाके ये सारे मॉडल्स ना काफी मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और हमारे 2 मॉडल्स रह गए, ये तो छोटी सी डिस्कशन है नॉर्मेटिव वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 2 मॉडल्स ही रह गए, इसके बाद फिर हम बढ़ेंगे दूसरे बिजनेस की तरफ। ये तो हम जनरल एथिक्स पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद हम बिजनेस एथिक्स की तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मूव ऑन करेंगे। चलो मैं चाहूंगा ये थोड़ी रिपीटिशन इसमें हो जाती है, मैं आपको पहले ये पढ़ा देता हूं जी, कैरल का सोशल रिस्पॉन्सिवनेस मॉडल, ठीक है जी। 1 मिनट। जी, तो कैरल साहब भी एक बहुत बड़े कैरल गिलिगन बेसिकली नाम है इस थ्योरिस्ट का। तो ये भी बहुत बड़े थे थ्योरिस्ट थे रिगार्डिंग बिजनेस एथिक्स। तो इन्होंने एक मॉडल पेश किया, इसका नाम है कैरल का सोशल रिस्पॉन्सिवनेस मॉडल। अकॉर्डिंग टू कैरल हर इंसान के भी और हर कंपनी के भी, ऑब्वियसली एंटिटी को ही कर लें आप, हर एंटिटी का एथिक्स की तरफ जो रिस्पॉन्स है वो ये 4 किस्म का रिस्पॉन्स हो सकता है। ये 4 किस्म का रिस्पॉन्स हर एंटिटी, ख्वाह वो कंपनी हो या ख्वाह वो इंसान हो, वो लोग सॉरी वो ये 4 डिफरेंट रिएक्शंस दे सकते हैं टुवर्ड्स एनी एथिकल सिचुएशन। ये रिस्पॉन्सेस दे सकते हैं, तो वो क्या हैं जी? अकॉर्डिंग टू कैरल, या तो आप रिएक्ट करेंगे किसी सिचुएशन में, या डिफेंड करेंगे, या अकोमोडेट करेंगे, या प्रो एक्शन करेंगे जी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ना कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर 1, रिएक्ट। रिएक्शन में आप उतना किसी को इम्पोर्टेंस देंगे, किसी सिचुएशन को या किसी इंसान को जो उस एथिकल डिसीजन के अंदर इन्वॉल्व है, जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड है, जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड है, आप सिर्फ और सिर्फ उतना ही किसी सिचुएशन को या इंसान को या स्टेक होल्डर को बेसिकली, ये हमें वैसे बाद में पढ़ना चाहिए था, चले मैंने स्टार्ट कर लिया तो मैं बता देता हूँ। स्टेक होल्डर अभी मैंने आपको बताया नहीं, तो उसके साथ ही हमें पढ़ना चाहिए। रिएक्ट आपको करना है, मतलब आपको मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो ही करें किसी भी सिचुएशन के अंदर। जब डिसीजन लेना हो, जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो ही करें,
जो बचने के लिए या जो इनिशियल रिएक्शन होता है आपका, जो मिनिमम रिक्वायर्ड उतना ही आप करें, ठीक है। अच्छा, डिफेंस में आप वो डिसीजन करें जो आपको सबसे ज्यादा फायदेमंद है, और फायदा हर एक के लिए मुख्तलिफ है, ठीक है। यहाँ पे आप उतने ही स्टेक होल्डर्स को अकोमोडेट करें अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर, लोगों के बारे में सोचें या अच्छा डिसीजन करने की कोशिश करें जितना आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो रिएक्शन में क्या था कि आप जो इनिशियली मिनिमम जो आप कर सकते हैं रिएक्ट, मिनिमम रिएक्शन इसको कहते हैं, वो ही रिएक्ट करना है। जो मिनिमम कर सकते हैं आप वही करें, या जो करना चाहिए, ठीक है। एक सिचुएशन में आप फंस गए हैं और आपको मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन है आपकी उस सिचुएशन के अंदर से, आप वही करने की कोशिश करें। अगर हम उसी इशारे वाली एग्जांपल को फॉर एग्जांपल आगे लेके चलें, तो इशारे वाली एग्जांपल में रिएक्शन क्या है आपका कि हम इशारे पे रुकें या ना रुकें। तो इशारे पे अगर आप रुकेंगे तो ये एक सबसे नॉर्मल चीज है, तो आपका इनिशियल रिएक्शन भी यही होता है। फॉर एग्जांपल आप ये करते आ रहे हैं, ये भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये आपके अंदर बिल्ट इन है। तो नॉर्मली आप इशारे पे रुक जाते हैं, ये मिनिमम है, तो इशारे पे रुक जाए जी, 1-1.5 मिनट रुक जाए। बंदा क्या कर रहा है कोई बात नहीं, पीछे वाले बंदा जो बैठा हुआ है कोई बात नहीं, उसकी जान दांव पे है या नहीं है, हम इशारे पे रुक जाएंगे क्योंकि दिस इज आवर इनिशियल रिएक्शन, दिस इज द मिनिमम वी डू एवरी टाइम। अच्छा, डिफेंस की तरफ आए। अब डिफेंस की तरफ आप वो करें जिसमें आपका फायदा है। अब अगर वो बंदा पीछे जो आपके बैठा हुआ है वो आपका कोई रिश्तेदार है, तो आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। तो आप अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए, अपने फॉर एग्जांपल माँ बाप में से कोई है, बहन भाई में से कोई है, तो आप उनको बचाने के लिए तो आप इशारा काट देंगे, तो इसमें आपका फायदा इशारा काटने में। लेकिन अगर वो बंदा आपका फॉर एग्जांपल जानने वाला नहीं है, तो आप शायद इस केस में वो इशारा ना काटें, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको बेनिफिट क्या है उस सिचुएशन के अंदर। फिर अकोमोडेशन में ये होता है कि आप जो पार्टीज इन्वॉल्व्ड हैं उस डिसीजन के अंदर, एंटिटीज इन्वॉल्व्ड हैं, कंपनीज हो या लोग हो, उनसे खुद पूछें कि यार आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। ये मैं असल में ना दोबारा पढ़ाऊंगा जब मैं आपको CSR पढ़ा दूंगा, बिजनेस एथिक्स का टॉपिक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, दोबारा बता दूंगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं आपको जर्नलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो अकोमोडेशन में फॉर एग्जांपल जो ये इशारे वाली एग्जांपल को अगर कंटिन्यू करें, तो पीछे जो आदमी बैठा था, अगर आप उसी से पूछ लें यार आप बताएं क्या करना चाहिए, वो बता देगा यार मेरी तबीयत इतनी खराब नहीं, चलो आप रुक जाओ थोड़ी देर, या वो कह देगा यार नहीं मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज इशारा काटो और यहाँ से निकलो, जल्दी से कुछ करो। तो आप वो करें जो कि पार्टी इन्वॉल्व, यानी जो स्टेक होल्डर इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है वो क्या चाह रहा है, आप वो करें। फाइनली प्रो एक्शन, आप किसी के कहने का इंतजार ना करें, खुद ही सोचें कि बेहतरीन क्या है और वो करने की कोशिश करें जो कि सबके लिए बेहतर है या ज्यादा लोगों के लिए बेहतर है। अगेन यूटिलिटेरियन व्यू है, तो आप खुद से सोचें, खुद से देखें इस बंदे की तबीयत कैसी है, सिचुएशन का एनालिसिस करें जो आपने यहाँ पे भी किया, खुद ही आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस डिसीजन मेकिंग के अंदर, और बजाय से कि कैजुअल सा रिएक्शन दें, जो आप करते हैं वही करें, या अपने फायदे की सोचें या बंदे से पूछ लें, इसकी बजाय आप ये सब कुछ करें और इकट्ठा करें और फिर एक डिसीजन लें कि इस सिचुएशन में रिएक्शन, डिफेंस, अकोमोडेशन, इनमें से क्या बेहतर है। तो प्रो एक्शन बेसिकली एक अप्रोच है जो कि आपको खुद से डिसीजन लेने में इनकरेज करती है। बाकी जो अप्रोचेस थी वो आपको खुद से नहीं बल्कि एक सिचुएशनल रिएक्टिव डिसीजन लेने में करती है, इनकरेज करती हैं। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। आज हम एक ही सेशन करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट वीक हमारी जो भी क्लास होगी नहीं होगी वो आपको बाद में पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट ट्यूसडे को। आज हमने बस यही 2 मॉडल पढ़ने थे, अगले में हम ये वाला इंशाल्लाह और ये फाइनल करके इसको टॉपिक को
खत्म कर देंगे और सीएसआर की तरफ बढ़ेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। तो सवालात मैं देख लेता हूँ अगर टाइम हुआ, टाइम वैसे मुश्किल